आर्टिक फिल्म के बाद ये जो पहना का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म है। अगर आपने मेरा आर्टिक का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अब वहां पे जाकर देख सकते हो। अगर आपने आर्टिक फिल्म नहीं देखा तो देखना जरूर, बहुत ही बढ़िया है और जबरदस्त बनाया है। आपको नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम वीडियोस पे मिल सकता है। अभी अलगे शिवाड़ या फिर काय जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन जहां पे भी बहते पानी के अंदर अगर कोई पत्थर है और उसके ऊपर अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो बड़ा ही फिसलन होता है। यही फिसलन होता है उनके ऊपर बना हुआ अलगे की वजह से। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता था जब बारिश के दिनों में हम इनके ऊपर फिसल के गिरते थे। पर काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन तैयार करने का मुख्य काम इनका बड़े बड़े पेड़ों से भी ज्यादा है और एल्गे का इस फिल्म में बड़ा हिस्सा है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त बात करेंगे इस फिल्म के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। और आशा करता हूँ आपने मेरे टाइटल में या फिर थंबनेल में देखा ही होगा मैं कौन से फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं देखा तो अभी देख लो। तो बात करने वाले हैं हम आज स्टोवे फिल्म की। स्टोवे इस शब्द का अर्थ पहले जान लेते हैं। अभी एक बार इसका अर्थ जान लिया तो पूरा फिल्म खुल जाएगा, ताकि मुझे आगे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना आपके जानकारी के अगर आपके वाहन में कोई सफर करता है उसे कहते हैं स्टोवे। और अगर यही फिल्म का टाइटल है तो आपको समझ आ गया होगा कि इस फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। तो फिल्म की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक यूट्यूबर डायरेक्टर बना हुआ बंदे का फिल्म है। तो इस फिल्म के अंदर आप जेम्स कैमरून या फिर स्टीवन स्पीलबर्ग के फिल्म के जैसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बनाया हुआ अमेजिंग थ्रिलर फिल्म है। तो कहानी की करते हैं बात। अगर आपने आर्टिक देखा है तो आपको डायरेक्टर की राइटिंग स्किल्स पे पता चल गया होगा कि उसकी राइटिंग स्टाइल क्या है। हम इसके ऊपर अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा, तो बने रहिए, स्किप ना करें। तो कहानी है 3 स्पेस ट्रैवलर्स की। वो निकले हैं 2 साल के मार्स मिशन के लिए अपने स्पेस शटल में। हाइपरन फिल्म का नासा है तो ये लोग उनके लिए काम करते हैं। इन 3 लोगों में से ये है मेडिकल रिसर्चर और एक डॉक्टर, यह स्पेस शटल के ऑपरेटर या फिर कमांडर, जिसे इस स्पेस शटल और स्पेस शिप का पूरा इंफॉर्मेशन है। और ये भाई साहब एक बायोलॉजिस्ट या फिर बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट बोल सकते हो। इनका मिशन है मंगल ग्रह पर जाकर ऑक्सीजन तैयार करके टेस्ट करने का कि क्या यह पॉसिबल है और कहां तक सफल हो सकता है। फिल्म की शुरुआत होती है एना कैड्रिक के पीछे से, जहां पे वो लॉन्च हो रही है स्पेस में। लॉन्च से लेकर उनके स्पेसशिप या फिर वो लोग जिसे एमटीएस कहते हैं उसे अटैच होने तक का सफर बहुत ही जबरदस्त और एंगेजिंग है। तो फिल्म का ये स्टार्टिंग का 10 मिनट मिस नहीं करना, क्योंकि इसका म्यूजिक और साउंड इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है और अच्छे से दर्शाया है। मतलब ऐसे समझ लो कि आप लोग उनके साथ स्पेस में उड़ रहे हो, ऐसा फीलिंग आए। तो वो लोग जब एमटीएस से जुड़ते हैं तभी वो फ्यूल बचाने के लिए ये रोटेशन करते जाते हैं। तो रॉकेट एक्स पे लगा हुआ है, सोलर पैनल वाई पे लगा हुआ है और उनका मेन स्पेसशिप जेड पे लगा हुआ है। तो एक बूमरैंग के जैसे घूमते घूमते वो लोग मार्स की तरफ निकलते हैं। अभी ये फिल्म देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग इतनी आसानी से स्पेस स्टेशन पे कैसे चल रहे हैं। स्पेस में ना ही ग्रेविटी या फिर गुरुत्व आकर्षण होता है। तो ये ख्याल आने से पहले ही मैं आपका ये दुविधा दूर कर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टर ने सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और ये एक फेक ग्रेविटी बना देता है, ताकि ह्यूमंस स्पेस स्टेशन में आम ग्रेविटी जैसे ही चल सके। अब स्क्रीन पे तो आपने इक्वेशन देखा ही होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानना है तो अपने फिजिक्स प्रोफेसर या फिर गूगल माता से पूछ लीजिए, आपको बहुत सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आइला, मेरे को अभी ऐसे लग रहा है कि मैं फिल्म की कहानी नहीं तो फिजिक्स बता रहा हूँ। तो एमटीएस में जाने के बाद वो लोग नॉर्मल तरीके से सेटल होने लगते हैं और सब सामान वगैरह सॉर्ट करके रेस्ट करने के लिए लगते हैं। अभी बस 12 घंटे ही हुए होते हैं टेक ऑफ करके, तभी टोनी कॉलेट को एक कंपार्टमेंट में खून नजर आता है और उसे दिखता है कि ये कहीं ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर से उसके हाथ पे आ टपकता है शामिर एंडरसन, जो इस फिल्म का स्टो अवे है। और उतना ही नहीं, जब वो बेहोशी की हालत में आ टपकता है उसके हाथ में, तभी वो शिप का CDRA मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली भी नष्ट कर देता है। क्योंकि स्पेसशिप या फिर स्पेस स्टेशन टोटली क्लोज होता है, तो जैसे इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। तो ये दोनों को रेगुलेट करने वाला एक यंत्र होता है। एक ऑक्सीजन डालता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकालता है। अभी क्योंकि स्पेस प्रोग्राम्स काफी एक्सपेंसिव होती है और इसके अंदर काफी सारा ख्याल रखा रहता है छोटी छोटी चीजों का, और मेजर स्टेप्स भी लिए होते हैं उस तरीके से।
अभी क्योंकि ये स्पेस स्टेशन सिर्फ 3 लोगों के लिए ही बनी होती है, तो इसके अंदर आ टपकता है एक चौथा बंदा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। अब ये टूटा हुआ सीडीआरए देखकर टोनी की फुल हवा टाइट हो जाती है और वो हाइपरन ग्राउंड स्टेशन से जवाब आने तक डेनियल को, जो अपना साइंटिस्ट है, उससे कहती है जो एल्गे हम मार्स पर ले जाने वाले थे ऑक्सीजन तैयार करने के लिए, वो अभी एमटीएस में ही ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल कर ले। अभी वो शिप की कमांडर है तो उसको मना भी नहीं कर सकता, और जो स्पेशल यंत्र चाहिए वो ऑक्सीजन बनाने के लिए वो पहले ही मार्स पे भेजा गया है दूसरे रॉकेट से, तो अभी उनके पास सही यंत्र नहीं है वो ऑक्सीजन तैयार करने के लिए, तो कैसे ना कैसे कोई ना कोई जुगाड़ करके वो ऑक्सीजन बनाने लगता है। और आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में और पूरे दुनिया में लोग मर रहे हैं वो एक ऑक्सीजन टैंक को पाने या फिर न पाने से। अगर आप लोग ये व्लॉग कोरोना महामारी खत्म होने के बाद देखोगे तो आप लोग कहोगे कि क्या बोल रहा है बंदा, लेकिन मगर किंतु परंतु आज के तारीख में कोरोना महामारी के सेकेंड वेव ने जो तहलका मचाया ना, इसका कोई माप नहीं। तो ठीक जैसे कोरोना से अफेक्ट हुए लोगों को जरूरत है ऑक्सीजन टैंक की, वैसे ही स्पेस स्टेशन में 4 लोगों के लिए मार्स पे जिंदा पहुंचने के लिए जरूरत है ऑक्सीजन की। और कमांडर को जब हाइपरन ग्राउंड स्टेशन से जवाब आता है कि इस पार्ट को कोई रिप्लेसमेंट नहीं और अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं इसे ठीक करने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से खराब हो चुका है और जिंदा मंगल पे सिर्फ 3 लोग ही पहुंच सकते हैं। अब ये बात सुनकर कमांडर फैसला करती है कि शामर एंडरसन, जिसकी एक छोटी सी बहन है और उसका परिवार में उसके बहन का सिर्फ और सिर्फ वो ही एक भाई है उसका ख्याल रखने वाला, और इस दुनिया में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं उसे मार डालने का, ताकि वो तीनों बचे रहें और इस मंगल ग्रह मिशन को अंजाम दे सके। और ये बात वो उन दोनों को बताती है और उनके पास बस 10 दिन ही होते हैं ये काम करने के लिए, वरना अगर ऐसे नहीं किया तो आने वाले 20 दिनों में हो सकती है सबकी मौत। अभी इस एक अदृश्य गैस जिसकी वजह से इस पूरे दुनिया में सारे जीव जंतु जीवित हैं, उसके चक्कर में क्या होगा और क्यों आया था इस स्पेस शटल में वो उनके साथ, क्या था उसका उद्देश्य। जो एक्स पे है रॉकेट, शायद उसमें ऑक्सीजन का टैंक है, लेकिन वो रॉकेट है आधे किलोमीटर के दूरी पर। एक डॉक्टर, एक कमांडर, एक साइंटिस्ट और एक स्टो अवे, इनमें से क्या किसी की चढ़ेगी बलि या देगा कोई बलिदान, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये फिल्म। अपन सारा चीज बताएगा नहीं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत ही सरल और सिंपल फिल्म है। आप लोग अगर एक बार मेरा व्लॉग देख लोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसकी पहली फिल्म देखने के बाद मुझे उसका राइटिंग स्टाइल समझ में आ गया कि ये डायरेक्टर आपको पूरे चीजों का बैकग्राउंड नहीं देता, इसे सर्वाइवल मूवी बनाना पसंद है और उसे हर चीज डिटेल में दिखाना पसंद है। इन सबके कॉम्बिनेशन की वजह से फिल्म कभी कभी बोर लग सकता है और उसका प्रॉपर बैकग्राउंड ना होने की वजह से ऐसे सोच में पड़ोगे कि भाई इस फिल्म में क्या चल रहा है। और कभी कभी कुछ टर्म्स यूज करने से सामान्य इंसान को मुश्किल कर देता है ये फिल्म समझना। तो डिटेल में फिल्म देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, लेकिन शायद मैंने आपको इसका बैकग्राउंड दे रखा है तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा डायलॉग और स्टोरी समझने की जरूरत नहीं, बस आगे क्या होता है और ये पूरी फिल्म कैसी बनाई है इसका फीलिंग लेकर आपको ये फिल्म देखना है। तो मुझे इस फिल्म में खास करके कुछ कुछ कंटिन्यूस शॉट्स है जिसमें कम से कम 3 मिनट का एक सिंगल शॉट है, लेकिन पूरे मोशन में और डिटेल के साथ। ये स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऑडियंस को सीन में बनाए रखता है और डिटेल्स भी कवर करता है, ठीक जैसे जिस पे फिल्म की शुरुआत हुई उसी पे फिल्म खत्म किया। और पूरे फिल्म में अगर आपको एक्टर्स की एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं लगती या फिर सिचुएशन के इंटेंसिटी को समझ के एक्टिंग के अंदर वो एक्सप्रेशंस ना ला पाए, ऐसे अगर आपको फीलिंग आता है तो इसकी पूरी कमी करती है इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक। बहुत ही अच्छे से प्लेस किया है, जहां पे कैसे चाहिए वैसे, और एकदम मूड सेटर है। और आपको इस फिल्म में क्या क्या हो रहा है अगर आप आंख बंद करके भी देखोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। तो इस फिल्म में कुछ कुछ हिस्सा म्यूजिक का मुझे ऐसा लगा कि आर्टिक फिल्म में भी इस्तेमाल किया है। अगर आपने आर्टिक फिल्म नहीं देखा या जब देखोगे तो सुनना जरूर दोनों फिल्म में क्या म्यूजिक सेम यूज किया है। और अटेंशन टू डिटेल जितना हो सके उतना डायरेक्टर ने कोशिश किया है दिखाने की। काफी सारे लोगों की अपेक्षा होगी कि भाई लॉन्च के वक्त तो हेलमेट का वाइजर नीचे होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो फिर वो कम से कम ऑक्सीजन तो ले पाए। लेकिन अपने को क्या मालूम ये कौन से एरा का फिल्म दिखा रहा है, क्या मालूम वो कोई आगे के जमाने का दिखाता हो जहाँ पे मार्स पे जाना बहुत ईजी हो गया हो या फिर टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई हो कि भाई लॉन्च के वक्त भी वाइजर पहनने की जरूरत ही नहीं। सबसे बुद्धू बनाने वाला शॉट मतलब ये वाला कि उसे बाहर से अंदर फिट कैसे किया, और जिसने किया उसका इसके साथ क्या खुन्नस था। तो रेटिंग की बात करूं तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है, तो इसे रेट किया है TVMA
मतलब सिर्फ एडल्ट ही देख सकते हैं, बच्चे इसे नहीं देख सकते। लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो बच्चे नहीं देख सकते। ना ही कोई गाली या फिर न्यूड सीन। ये 2 घंटे का फुल ऑन फैमिली साई-फाई थ्रिलर ड्रामा है जो आराम से सबके साथ, बच्चों के साथ भी कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली होके ये फिल्म देख सकते हो। मैं कहूंगा इस फिल्म में बहुत ही अच्छा इमोशनल टच भी दिया है डायरेक्टर ने। एक्चुअली इसके ऊपर अगर मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो इसका राज खराब हो जाएगा। और देखे कभी कभी जिंदगी अपने सामने कैसे अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियां लेकर आता है और कैसे हमें उसका सामना करना पड़ता है। हर एक इंसान को इसका अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। कुछ कुछ तो इतने बदनसीब होते हैं कि उन्हें एक ही जिंदगी में कई बार सामना करना पड़ता है। अगर आप इसका रेटिंग देखोगे इंटरनेट पे तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन यकीन मानो आप जब ये फिल्म देखने के लिए बैठोगे तब आपको इसमें से कुछ भी चीज बोर नहीं करेगी और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस फिल्म से। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई बार इस फिल्म के अंदर एक्टर्स अपने इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करते, जिसे लोग बहुत आसानी से कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज ड्रामेटिक ही हो। कभी कभी लोगों को वो सिचुएशन चेंज नहीं करती और उल्टा मुझे इनका इमोशन चेंज नहीं हुआ, ये पसंद आया। जब आप आग में कूद रहे हो तो आपको मालूम है कि आप जलने वाले हो, लेकिन अगर आप सोच समझ के उसके अंदर कूद रहे हो तो आपके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पे उनको हर एक सिचुएशन के साथ लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। तो वो लोग पंकज उधास बन के तो नहीं घूम सकते ना इस एमटीएस में। जब उन्हें पता चलेगा कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और हम सब मरने वाले हैं, हजम नहीं होता है कि इतना इंपॉर्टेंट यंत्र जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनता हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने वाला हो, इस स्पेसशिप में कोई स्पेयर ही नहीं। लेकिन ये सारी गलतियां तो एक नए कलाकार की निशानी है। एक नया डायरेक्टर और राइटर तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें तो मिस करेगा ही ना। अभी हम लोग डायरेक्ट तो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे तो नहीं कह सकते हैं ना, छोटी छोटी चीजों की वजह से। और उसने जो कलाकार लिए हैं वो बहुत ही जाने माने एक्टर्स हैं, सिवाय शामिर एंडरसन के। उन लोगों को भी तो पसंद नहीं आता होगा एक नया डायरेक्टर हम जैसे एक्टर्स को रीटेक रीटेक बोले। अभी यहाँ पे मैं एक्टर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार उसने शॉर्ट टेक बोला और बाद में उसने कट बोल दिया और डन बोल दिया तो खत्म। एक्टर्स लोगों का काम वहां पे खत्म हो जाता है, अनटिल अनलेस वो अपने नए नए टैंट्रम्स डालने लगे। लेकिन एक नए डायरेक्टर के लिए भी हेजिटेंसी होती है एक्टर्स लोगों को बार बार रीटेक रीटेक बोलने के लिए। और खास करके जब वो मंजे हुए कलाकार है तो उसे भी ऐसा फीलिंग आता होगा कि भाई अगर उन्होंने एक्ट किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा और ये फाइनल कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि हम हमेशा एक्टर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर हर चीज़ ब्लेम नहीं कर सकते। इतना भी कुछ बुरा फिल्म नहीं है। अगर आप इससे बैठ के देखोगे और इसके अंदर का ट्रू मीनिंग निकाल लोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और खास करके ये डायरेक्टर का सेकंड फिल्म है, ऐसा भी नहीं कि उसने बहुत सारे ढेर सारे अपने लाइफ में फिल्म बनाए हैं। तो वन टाइम वॉच मूवी है। आर्टिक से कंपेयर करोगे तो इतना खास नहीं लगेगा, लेकिन वीकेंड में देखो या फिर वीकडे में देखो। और ये फिल्म कैसे लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, कुछ ना कुछ मूल्यवान जानकारी मिला या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगा तो बिल्कुल भी हिचकिचाने का नहीं, वो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देने का। सब्सक्राइब करने के बाद लगेज घंटे का आइकन दबा डालने का, उसके बाद तुरंत वो और बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तो उसका पहला सूचना आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, वो जाकर आप देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई और सीरीज, डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।